नमस्कार दोस्तों, महर्षि कॉम्पिटिटिव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। देखो, जूल विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या दोस्तों? नहीं। जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है ना। ऊर्जा या कार्य की बात करें तो इसका मात्रक क्या है बताओ? जूल है ना। जूल बोल दो या अर्ग बोल दो। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल जिसे अपने बोलते हैं फोर्स। डाइन किसका मात्रक होता है? डाइन भी बल का मात्रक होता है, बल का, है ना, जिसे अपने फोर्स कहते हैं बल को। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है बताओ? एम्पियर, है ना। एम्पियर जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एक छोटा सा रिलेशन भी बताता हूं। एक जूल जो होता है, एक जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर भी होता है ना। जूल और अर्ग ऊर्जा, एनर्जी, कार्य, वर्क का मात्रक है। एक जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। जबकि बल के मात्रक क्या है? न्यूटन, डाइन। एक न्यूटन जो होता है ना वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है ना। एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पे विद्युत धारा का पूछा गया है, मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। वो क्या होता है? एम्पियर। समझ में आया क्वेश्चन? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है। देखो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये कोई परिपथ है, सर्किट है, इसको मैं किसी बैटरी से जोड़ देता हूं, है ना। और ये सर्किट है, इसका जो एक तार है जिसका प्रतिरोध R ओम है। कितना भी प्रतिरोध हो सकता है। ये इसका क्या है? प्रतिरोध है। तार का क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा के प्रवाह का विरोधी क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो मान लो ये कोई चालक है जिसका प्रतिरोध R है, उसको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जैसे ही हम उसको बैटरी से जोड़ेंगे उसमें विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, यानी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। और एक बात और ध्यान में रखना, जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। मान लो धारा के प्रवाह की दिशा ये है ना, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होगी? जस्ट इसके अपोजिट। इधर धारा देखो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित होंगे? इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित होंगे? माइनस से प्लस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होंगे। समझ में आई बात? अब ये जो चालक है इसमें विद्युत धारा को मापना है अपने को। तो मापने के लिए अपने कौन सा उपकरण यूज करेंगे? तो उस समय अपने को आंसर देना होगा अमीटर। किसी भी चालक में प्रवाहित धारा का मान अपने को मापना है तो उसमें अपने किस उपकरण, किस डिवाइस का यूज करते हैं? अमीटर का यूज करते हैं। समझ में आई बात? एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, देखो। जैसे ये कोई सर्किट है, ये कोई परिपथ है ना। इस परिपथ में V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, R ओम का तार है। धारा हमेशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर बहती है, ये बात मैंने अभी आपको बताई। और धारा की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में कौन बहते हैं? इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ठीक है। अब आपको इस परिपथ में विद्युत धारा मापनी है ना, तो आप किसका यूज करोगे? अमीटर का यूज करोगे। और इस अमीटर को आप किसी भी परिपथ में किस क्रम में लगाओगे? श्रेणी क्रम में लगाओगे, कभी भी समांतर क्रम में नहीं लगाओगे, है ना। किस क्रम में लगाओगे? श्रेणी क्रम में लगाओगे। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में हमेशा धारा का मान समान होता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। अगर यही इस परिपथ में आपको विद्युत विभवांतर मापना होता ना, दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर मापना होता ना, है ना, तो आप क्या करते? समांतर क्रम में क्या लगाते?
वोल्ट मीटर लगाते। क्या लगाते? वोल्ट मीटर में, है ना। समांतर क्रम में धारा जो होती है वो बंट जाती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? समान होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में धारा नहीं बंटती है, विभवांतर बंट जाता है। इस कारण श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और अमीटर को हमेशा किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन था विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है वोल्ट मीटर। नहीं, वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। विभवांतर जिसे अपने पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, बिल्कुल सही आंसर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? ये किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापता है। क्या मापता है? विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है ना। ये कौन मापेगा? ये आपके गैल्वेनोमीटर मापेगा। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियोमीटर का काम सेम टू सेम वोल्टमीटर की तरह होता है। पोटेंशियोमीटर भी विभवांतर को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन यह वोल्टमीटर के कंपैरिजन विद्युत विभवांतर को एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट माप के बताएगा आपको। वोल्टमीटर से एक्यूरेसी नहीं आती है, पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेसी आती है। तो विभवांतर आपको एक्यूरेट कौन माप के देता है? पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर इतना एक्यूरेट नहीं मापते हैं, लेकिन छोटे सर्किट में वोल्टमीटर आसानी से छोटा होता है तो कैरी हो जाता है, तो अपने वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। तो विभव मापी का उपयोग अपने विद्युत विभवांतर मापने में करते हैं, वोल्टमीटर का उपयोग भी विभवांतर मापने को करते हैं, अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापने में किया जाता है। तो अपने को तो विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण पूछा है, तो यहाँ पर आंसर क्या दिया? अमीटर दिया। सारे ऑप्शन देखे आपने, उन ऑप्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी देखे जो आपको बात समझ में आई होगी। और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। समझ में आई कहानी? सिंपल सी। कुछ बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इसको देखो ऐसे समझते हैं। मान लो 3 तार है ना, उनको मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया। ऐसे कैसे जोड़ा है? ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दिया, और इन तारों को फिर क्या है? एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या कर दिया? एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब मान लो इस V वोल्ट की बैटरी से I एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है, तो समांतर क्रम में क्या होगा? धारा बंट जाएगी, तीनों तारों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी, है ना। मान लो इस तार का प्रतिरोध R ओम है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो समांतर क्रम में धारा बंट गई है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में दो बिंदु के बीच में विभव का अंतर हमेशा सेम होगा। यानी प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक तार में विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, है ना, ये क्या होगा? आपको समान देखने को मिलेगा। यही आप इन तीनों तारों को, है ना, ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो, ऐसे श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हो, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हो, तो आपको किन्हीं भी तार के में विभवांतर का मान जो है वो भिन्न देखने को मिलेगा। दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर भिन्न देखने को मिलेगा, लेकिन धारा हमेशा हर चालक में से, हर तार में से समान प्रवाहित होगी। यानी श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है ना। हर तार में विभवांतर समान रहता है, इसमें हर तार में यानी हर चालक में, हर प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है। समझ में आई कहानी? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन में बच्चों से काफी गलती हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर? देखो, अभी मैंने आपको बात बताई थी कि कोई भी परिपथ होता है, उसमें अगर अपने को विभवांतर माप, विद्युत धारा को मापना है, तो अपने किसका यूज करेंगे? अमीटर का। और अमीटर को किसी भी सर्किट में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है। अब देखो, अमीटर भी तो किन्हीं तारों से मिलकर बना है, किसी चालक से मिलकर बना है। इसके अंदर भी जो तार यूज किए गए हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, और ये तार जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो उस विद्युत धारा के प्रवाह का ये क्या करेंगे? विरोध करेंगे।
और विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को ही अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी इस अमीटर का भी तो कोई ना कोई प्रतिरोध होगा। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये उस धारा के प्रवाह का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, है ना। तो कुछ जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, उस विरोध में, उस अपोज में कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है, जिसके कारण ये अमीटर अपने को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाता है। मान लो अपने, है ना, अपने सर्किट में अपने को पता है कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अमीटर अपने को रीडिंग कितनी दे रहा है, 0.9 एम्पियर दे रहा है। इसका मतलब 0.1 एम्पियर कहाँ चली गई, 0.1 एम्पियर जो धारा है वो इसके तार द्वारा धारा के प्रवाह के विरोध में चली गई। यानी इसके प्रतिरोध ने उस 0.1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम कर लिया, उसका खर्च कर दिया, है ना। इस कारण ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाया। तो अपने ये क्या मान के चलते हैं कि अगर इस अमीटर का खुद का भी अगर कोई प्रतिरोध हो ही नहीं, है ना, प्रतिरोध कितना हो, 0 हो, तो ये अपने अंदर से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा नहीं, धारा इसमें से पूरी तरीके से होके जाएगी और ये एग्जैक्ट अपने को 1 एम्पियर की क्या कर देगा, रीडिंग दे देगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चालक कितना भी अच्छा चालक हो, वो विद्युत धारा के प्रवाह का कुछ ना कुछ विरोध जरूर करेगा। तो ये जो स्थिति है वो कैसी स्थिति बन गई, एक आदर्श स्थिति बन गई। इसलिए हम कहते हैं कि एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना, शून्य होना चाहिए, ताकि उसमें से धारा प्रवाहित हो तो उस धारा के प्रवाह का विरोध नहीं हो। यही बात अगर वोल्ट मीटर के लिए पूछी जाती है ना, कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो देखो वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। अब देखो समांतर क्रम में धारा का मान बंट जाता है ना। अब धारा का मान बंट जाएगा तो दो बिंदु के बीच में विभव का अंतर भी क्या है, कम हो जाएगा, है ना। विभवांतर कैसे मापते हैं, V बराबर IR से। तो I तो बंट गई तो विभवांतर भी क्या है, अलग आ गया। तो अपने ये चाहते हैं कि इस वोल्ट मीटर का इतना ज्यादा प्रतिरोध हो कि धारा इस तार में से या वोल्ट मीटर में से होके जाए नहीं, सीधी ऐसे चली जाए, ठीक है। तो अपने मानते हैं कि इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। इतना ज्यादा प्रतिरोध हो कि अपने में से धारा के प्रवाह का विरोध करे ही नहीं और अपने को एग्जैक्ट रीडिंग दे दे। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें ना, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है, अनंत होता है। जबकि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना, वो 0 होता है। अमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर को नापता है। किसी भी तार में या किसी भी चालक में दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर, जिसे अपने विभवांतर बोलते हैं, जिसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं, दैनिक जीवन में वोल्टेज के नाम से जानते हो। वोल्टेज मतलब विभवांतर, है ना, उसको मापने में वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। और इसको एक्यूरेट मेजर करना हो तो क्या यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर। समझ में आई दोस्तों बात आपको। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में समय अपने को कितना दे रखा है दोस्तों, टाइम कितना दे रखा है अपने को, टाइम देख रखा है 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट टाइम दे रखा है। 5 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान क्या होगा। If 300 coulomb of charge is flowing through a point in a conductor in 5 minutes, then the value of current will be। आवेश को अपने किससे डिनोट करते हैं, आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, Q से, और वो कितना दे रखा है, 300 कूलाम दे रखा है, ठीक है, 300 कूलाम दे रखा है। तो अपने को ये बताना है कि धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो देखो दोस्तों एक बात बताओ, इसको देखो अपने समझते हैं। अपने को समय दे रखा है 5 मिनट, ठीक है, अपने को आवेश दे रखा है 300 कूलाम, और अपने को पूछ रहा है कि इस चालक में से प्रवाहित धारा का मान क्या है। अपने को एक बात पता है कि किसी चालक में इकाई समय में प्रवाहित होने वाला आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। 1 सेकंड में, इकाई समय में, यूनिट टाइम में किसी चालक से, किसी कंडक्टर से कितना आवेश प्रवाहित होता है, वही उसकी क्या है, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या निकल के आया, I बराबर Q अपॉन T। यानी विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय। आवेश अपने को
किस में दे रखा है बताओ, कूलाम में, कितना 300 कूलाम, ठीक है। समय कितना दे रखा है 5 मिनट, समय हमेशा किस में रखा जाता है, सेकंड में, तो 5 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। तो नीचे मैं किससे डिवाइड करूंगा, 300 से, तो 300 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया 300 से 300 गया, ये कितना आया, 1 एम्पियर। यानी इस चालक में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर। ध्यान रखना दोस्तों, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको आवेश और समय दे दे तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय, है ना, है ना। आवेश हमेशा किस में लिया जाता है, कूलाम में लिया जाता है, कूलाम में लिया जाता है, ठीक है। और समय आप हमेशा किस में रखोगे, समय आप हमेशा रखोगे सेकंड में, किस में रखोगे, सेकंड में रखोगे। तो यहाँ पर अपने को मिनट में दे रखा था, इस कारण उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया दोस्तों, 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर कहाँ है, ये यहाँ पे। बैठी क्या बात दिमाग में, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। चलो विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यह कौन सा नियम है। वो तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। एक साइंटिस्ट था दोस्तों जिसका नाम था ओम, है ना। उसने एक नियम दिया था जिसे अपने बोलते हैं ओम्स लॉ, जिसे अपने ओम का नियम कहते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम हमें क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, ओम ने क्या किया था, तापमान को स्थिर रख दिया था, तापमान को क्या कर दिया था, स्थिर रख दिया था, है ना। स्थिर ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी तापमान परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तापमान, है ना, क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ओम ने कहा था स्थिर तापमान पर किसी भी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है ना। V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे अपने विभवांतर कहते हैं, है ना। और I क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसे अपने विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आई बात। इसने क्या कहा था, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है ना। लेकिन इसमें तापमान जो है, जो भौतिक राशि है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका नाम है तापमान, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, है ना। ये चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज होगा तो ये नियम फिर लागू नहीं हो पाएगा। तो कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, तो उस समय आंसर देना होता है तापमान, है ना। स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी चालक में प्रवाहित धारा उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये बात किसने कही थी, ओम ने। तो जो अपना क्वेश्चन है वो यही तो बोल रहा है, विभवांतर और धारा के एक दूसरे में समानुपाती होते हैं, ये नियम कौन सा है, तो ओम का नियम है। ये नियम कौन सा है दोस्तों, ओम का नियम है। समझ में आई बात। और ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है, तापमान, तापमान नहीं बदलना चाहिए। चलो नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। देखो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा के प्रवाह का विरोध ही क्या है, प्रतिरोध है। जब आप किसी चालक में, किसी तार में, चालक क्या होते हैं पता है ना, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं वो चालक है। धातुएं विद्युत धारा के चालक होती है। तो किसी चालक में आप जब विद्युत धारा पर करते हो तो वो चालक धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसी विरोध को अपने ने क्या बोल दिया, प्रतिरोध। प्रतिरोध की अपने को जानकारी ओम ने दी थी, इस कारण इसका मात्रक क्या रख दिया गया, ओम रख दिया गया। क्या रख दिया गया, ओम रख दिया गया। लेकिन वही चालक उस धारा के प्रवाह का विरोध किस तीव्रता के साथ में करता है, यह उसकी क्या कहलाती है, यह उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता, जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहलाती है। या इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, है ना। प्रतिरोधकता बोल दो या विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो, एक ही बात है।
कोई चालक विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। वही चालक विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध जिस तीव्रता के साथ में कर रहा है उसे उसकी क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकता कहलाती है। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकता कहलाती है ना। तो चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या है, चालकता है ना। तो चालकता का मात्रक क्या हो गया बताओ, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध की जानकारी ओम ने दी थी, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ओम की पावर में क्या लग जाता है, -1। इसे बोलते हैं ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं इसे, ओम इनवर्स कहते हैं। इसी को थोड़ा सा सीधा करके लिख दिया जाता है MHO, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, महो। तो चालकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स या महो। तो ये मात्रक किसका होता है, महो मात्रक किसका होता है, चालकता का होता है। वेबर किसका मात्रक है, वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, ये अभी कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ओम इंटू मीटर तो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध को अपने प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ओम किसका मात्रक हो गया, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। वेबर किसका मात्रक हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। महो किसका मात्रक हो गया, चालकता का मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया, कंडक्टेंस, चालकता का मात्रक हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है, देखो देखो, एक चुंबक होती है ना, उसमें दो प्रकार के अपने को ध्रुव देखने को मिलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे किसी बैटरी में दो प्रकार के ऐसे आपको टर्मिनल देखने को मिलेंगे ना, प्लस और माइनस। विद्युत धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। अगर मैं इस बैटरी से किसी तार को जोड़ दूं तो विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और धारा की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। वैसे ही देखो, एक चुंबक लिया है, चुंबक का ये जो नॉर्थ पोल होता है ना, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। इनको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो चुंबक का ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये तो किसकी तरह काम करेगा, प्लस की तरह। और ये जो साउथ पोल है ये किसकी तरह काम करेगा, माइनस की तरह। जैसे धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है ना, वैसे ही इस चुंबक से ना ऐसे कुछ रेखाएं निकलती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। ऐसे कुछ रेखाएं निकलती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। इन रेखाओं को अपने बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, है ना। इन रेखाओं को अपने को बोलते हैं चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो किसी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही अपने फिर किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इस चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वेबर। मात्रक क्या है, वेबर है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है बताओ, वेबर है। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन सा हो गया, तो अपने को आंसर क्या देना होगा, वेबर देना होगा। समझ में आई बात। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उसका मात्रक क्या होता है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी का मात्रक क्या है। तो उस समय अपने को आंसर देना होता है पेपर में टेस्ला, या फिर आप आंसर दोगे गॉस, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला या गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ठीक है, चलो। विद्युत प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जल्दीबाजी में आता हुआ क्वेश्चन बच्चों से गलत हो जाता है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था दोस्तों, कि किसी भी चालक में प्रवाहित धारा का विरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और चालक चालक
किस तीव्रता के साथ में धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है उसे उस चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और प्रतिरोध को, इस विशिष्ट प्रतिरोध का ही एक अन्य नाम और है, इसे प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता जिसे इंग्लिश में अपने रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रतिरोध है ना, ये कोई भी चालक है उस चालक की, ये जो प्रतिरोध है वो कोई भी चालक है उस चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। उस चालक की लंबाई क्या है उस पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध उस चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, उस चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध है वो चालक किस पदार्थ का बना है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध है ना, उस चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, उस चालक के क्षेत्रफल पर, एरिया पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ वो चालक जिस पदार्थ का बना है ना उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी नेचर पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ना कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखो क्वेश्चन क्या था अपना, ये विशिष्ट की जगह खाली प्रतिरोध लिखा हुआ आ जाता है ना कि प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, तो अपने को ये तीनों आंसर सही मानने पड़ते हैं। लंबाई, मोटाई पर, मोटाई है ना, थिकनेस बोल दो या फिर आप क्षेत्रफल बोल दो। देखो एक चालक होता है ना, इस चालक की ये तो ली जाती है लंबाई और ये ली जाती है, ये जो होता है ना मोटाई, इसको अपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बोलते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं, जिसे अपने क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। इसको कुछ लोग मोटाई भी कह देते हैं, है ना। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी ये जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। ठीक है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, वो इन दो पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, चालक किस पदार्थ का बना है उस पदार्थ की प्रकृति पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आई कहानी, सिंपल सी। प्रतिरोध का बोल दे तो इन तीनों पर निर्भर करेगा और उसको चौथा आंसर देना होगा सभी, तो वहां पे सभी राइट करना होता है अगर खाली प्रतिरोध पूछ ले तो। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई। चलो, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, चैप्टर पढ़ रखा होगा। वीडियो देख रहे हो तो एक बार इस चैप्टर को पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखिए, वीडियो देखने में बहुत आनंद आएगा। तो इसी बात पे बोलिए आज के आनंद की जय। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि तार की लंबाई 8 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध क्या है, धारा के प्रवाह का विरोध। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाती है ना तो उस चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब देखो पहले प्रतिरोध कितना था, 5 ओम, जब तार की लंबाई कितनी थी, 4 मीटर। अब तार की लंबाई कितनी हो गई है, 8 मीटर, यानी लंबाई क्या हो गई है बताओ, दुगुनी हो गई है ना। तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। पहले लंबाई 4 मीटर थी तो प्रतिरोध 5 ओम था। अब लंबाई अगर 8 मीटर हो गई है तो प्रतिरोध 10 ओम नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है ना। लंबाई जब 4 मीटर थी तो प्रतिरोध 5 ओम, लंबाई दुगुनी हो गई तो प्रतिरोध भी तो दुगुना हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, यदि एक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां पर आंसर क्या करना होगा, यहां पे आंसर करना होगा 10 ओम। 8 मीटर कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम हो गया। बैठी बात दिमाग में। चलो नेक्स्ट, सबसे अच्छा और सबसे घटिया या सबसे कम सुचालक युग्म है। सुचालक का मतलब कंडक्टर, विद्युत धारा का चालन तो कर रहे हैं ये, लेकिन इनमें सबसे अच्छा और सबसे कमजोर या घटिया कौन सा है।
देखो अगर अपने धातुओं की बात करें ना, धातुओं की, ये सारी धातुएं लिखी हुई है, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, चांदी, सीसा, तांबा, जस्ता, ये सब धातु है, मेटल्स हैं। अगर अपने धातुओं की बात करें ना, धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होती हैं, वो विद्युत धारा की क्या होती है, चालक होती है। सही बात है ना। धातु की परिभाषा ही अपने ऐसे देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ऊष्मा व विद्युत धारा की सुचालक होती है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। तो धातुओं में सबसे अच्छा जो चालक होता है ना, जो विद्युत धारा का चालन करता है, वो होता है चांदी, जिसे अपने क्या बोलते हैं, सिल्वर। और सबसे घटिया जो चालक होता है ना, वो होता है सीसा, जिसे अपने लेड के नाम से जानते हैं। अच्छा, लेड, शीशे का सिंबल क्या होता है, पीबी। चांदी का सिंबल क्या होता है, एजी। तो बात समझ में आई। तो धारा के प्रवाह का सबसे कम अगर विरोध कोई धातु करेगी ना, तो वो कौन करेगी, चांदी। और सबसे अधिक धारा के प्रवाह का विरोध अगर कोई करेगा ना, यानी जो सबसे घटिया चालक होगा ना, वो क्या होगा, सीसा होगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ना, चालकता हमेशा प्रतिरोध के क्या होती है, उल्टी होती है। जितना कम प्रतिरोध होगा ना, वो उतना ही अच्छा चालक होगा, और जितना अधिक प्रतिरोध होगा ना, वो उतना ही कम चालक होगा। तो शीशे का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण इसकी चालकता कम होती है। चांदी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध कम करता है, यानी चांदी का प्रतिरोध कम होता है, इस कारण चांदी की चालकता क्या होती है, सर्वाधिक मानी जाती है। तो धातुओं में सबसे अच्छा चालक चांदी है, और सबसे घटिया चालक जो है ना, सबसे कम जो विद्युत चालकता शो करता है, वो कौन है, सीसा है, सीसा, लेड। समझ में आई कहानी, सिंपल सी। चले आगे, एक और अच्छा क्वेश्चन करें। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, चले चलो। निम्न में अर्धचालक का उदाहरण है। देखो दोस्तों, तीन प्रकार के पदार्थ अपने को देखने को मिलते हैं। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, और एक होता है अर्धचालक। सही बात है। तीन प्रकार के पदार्थ अपने ने सुन रखे हैं। एक होता है चालक, जिसे अपने कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। एक होता है कुचालक, जिसे अपने इंसुलेटर कहते हैं, या नॉन कंडक्टर बोल दो। एक होता है अर्धचालक, जिसे अपने सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। चालक की परिभाषा क्या होती है, जो विद्युत धारा का चालन करता है वो चालक है। जो विद्युत धारा व ऊष्मा का सुचालक है, वो चालक कहलाता है। जो विद्युत धारा और ऊष्मा का चालन नहीं करता है, वो कुचालक है। या कुचालक की परिभाषा अपने ऐसे दे सकते हैं, ऊष्मा व विद्युत धारा का कुचालक क्या कहला, ऊष्मा व विद्युत धारा का, है ना, जो प्रवाह नहीं करता है, वो कुचालक कहलाता है। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वो होते हैं जो चालक और कुचालक दोनों की तरह कार्य करते हैं, वो अर्धचालक कहलाते हैं। चालक का सर एग्जांपल बताओ। लोहा चालक है, क्योंकि विद्युत धारा और ऊष्मा का चालन करता है। लकड़ी जो है वो क्या है, कुचालक है। प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। या अधातुओं की बात कर ले, नॉन मेटल्स की बात कर ले, नॉन मेटल्स की बात कर ले, वो क्या होती है, कुचालक होती है ना। जैसे फोस्फोरस है, गैसें सारी अधातुएं होती है। गैसें विद्युत धारा और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है ना, विद्युत धारा की कुचालक होती है। तो विद्युत धारा का अच्छे से चालन करे वो चालक, जो चालन नहीं करे वो कुचालक। अर्धचालक की क्या खासियत है, ये चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अर्धचालक एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसे बहुत सारे अर्धचालक है, मैंने आपको दो बताए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, देखो। अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी, अर्धचालक वह पदार्थ है जो जो चालक की तरह व्यवहार भी करते हैं और कुचालक की तरह व्यवहार भी करते हैं। कैसे, देखो, एक तापमान होता है, उस तापमान को अपने बोलते हैं परम शून्य ताप। तापमान को क्या बोला जाता है, परम शून्य ताप, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। एक टेम्परेचर होता है जिसे अपने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन कितने के बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है, चाहे वो पदार्थ ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, या गैसीय अवस्था में हो। यह वह तापमान है जब किसी पदार्थ के अणुओं की गति क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ऐसे ताप को अपने क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है। इससे कम तापमान संभव नहीं है प्रायोगिक रूप से। अगर आप देखो तो इससे
अगर आप इसको देखा, इससे कम तापमान जो है वो संभव नहीं है, इसे परम शून्य ताप अपने कहते हैं। ठीक है, अब देखो वो पदार्थ जो परम शून्य ताप पर, वो पदार्थ जो परम शून्य ताप पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कुचालक 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 की तरह काम करते हैं, है ना, कुचालक की तरह काम करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर चालक की तरह काम करते हैं, ऐसे पदार्थ को अपने क्या बोलते हैं? अर्धचालक अर्धचालक कहते हैं। समझ में आई बात? अर्धचालकों की क्या खासियत होती है कि ताप बढ़ाओगे ना, उनका उनका तापमान टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो वैसे वैसे उनका प्रतिरोध क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी वे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर कुचालक, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं, ऐसे, और जो ताप बढ़ाने पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे पदार्थों को अपने क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। परम शून्य तापमान कितना होता है? 0 केल्विन। 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। और दो अर्धचालक बड़े फेमस है जिनका उपयोग कंप्यूटर के चिप वगैरह बनाने में किया जाता है, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्न में अर्धचालक का उदाहरण है चांदी, नहीं चांदी चालक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी विद्युत धारा का चालन करता है। ये कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन अधातु होती है, अधातु विद्युत धारा का कुचालक होता है ना। लेकिन ग्रेफाइट, उसमें एक अपवाद है जो विद्युत धारा का चालन करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मरकरी, मरकरी भी धातु है, एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। यानी जैसे जैसे सिलिकॉन का आप ताप बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे ये चालक की तरह काम करेगा, और परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर ये अर्धचालक की तरह काम करेगा। बात समझ में आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने को पता होता है ना, तो चीजें समझ में आ जाती है। और जब चीजें समझ में आ जाती है ना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अगर घूम के आ जाए ना, तो वहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अर्धचालक किस ताप पर कुचालक की तरह काम करते हैं, तो आंसर देना होता है परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप कितना है? 0 केल्विन। अब इतनी बातें सीख लेते हैं ना, तो कैसे ही क्वेश्चन दे दे आप उसका आंसर आसानी से कर लोगे। बैठी बात दिमाग में? तो एक बार फिर बोलिए, आज के आनंद की जय। चलो एक और दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन सोच समझ के लेके आया हूं। ये वो क्वेश्चन है जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन। निम्न में विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक कौन है? यानी ऐसा पदार्थ बताओ जो अपने अंदर में से विद्युत धारा को तो प्रवाहित नहीं होने देगा, लेकिन ऊष्मा का प्रवाह करने देगा। तो ऐसा एक पदार्थ होता है। प्लास्टिक है क्या? नहीं, प्लास्टिक ना विद्युत धारा का चालन करता है ना ऊष्मा का चालन करता है। रबड़? नहीं। नाइक्रोम? नहीं। अब्रक, अब्रक जिसे अपने माइका बोलते हैं। माइका एक खनिज है। भारत में आंध्र प्रदेश में माइका सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अपने राजस्थान में भी माइका काफी मात्रा में देखने को मिलता है। जयपुर से लेके उदयपुर तक का जो बेल्ट है उसमें माइका काफी मात्रा में पाया जाता है। माइका अब्रक एक खनिज है, और एक ऐसा खनिज है जो अपने में से ऊष्मा का तो चालन कर देगा, लेकिन विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक प्रेस होती है ना, विद्युत प्रेस, पुराने जमाने की इलेक्ट्रिक प्रेस देख रखी है, उसको जब खोलते हैं तो उसके अंदर एक पत्ता निकलता है। वो पत्ता अब्रक का बना हुआ होता है, माइके का बना होता है। माइका विद्युत धारा का तो चालन करने नहीं देगा अपने में से, लेकिन ऊष्मा का चालन करने देता है, जिसके कारण वो प्रेस जो होती है वो गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या देना होता है? माइका अब्रक। चले, एक खनिज है ये, कोई धातु अधातु या उपधातु नहीं है। ये क्या है? एक खनिज है, एक मिनरल है ना, जो पाया जाता है राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में काफी पाया जाता है। सॉरी, भारत में आंध्र प्रदेश में काफी पाया जाता है, और राजस्थान में भी ये काफी जगह देखने को मिलता है। घरों में कूलर, पंखे, बल्ब कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? अब देखो दोस्तों, घरों में विद्युत तारों का जो संयोजन होता है ना, वो हमेशा समांतर क्रम में होता है। बिजली के खंभे जो होते हैं उनमें भी समांतर क्रम देखने को अपने को मिलता है।
इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज को भी किसी भी परिपथ में कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, विद्युत खंभों में, घरों में जो कूलर पंखे वगैरह हैं, बल्ब वगैरह हैं, वो हमेशा समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज होता है, वो घर में या कहीं पे भी लगाएंगे तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो यहाँ पर अपने को घरों में कूलर पंखे बल्ब कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। क्योंकि समांतर क्रम में धारा बंट जाती है, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बंटती है। एक जगह पे कहीं पे भी फॉल्ट आ गया ना, तो पूरा सर्किट, पूरे घर में सब जगह पे बिजली चली जाएगी। इस कारण इनको किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, ताकि एक कमरे में कुछ गड़बड़ हो गई तो बाकी कमरों में तो धारा जाती रहे, क्योंकि समांतर क्रम में धारा बंट जाती है। चलो, और समांतर क्रम में प्रतिरोध, धारा के प्रवाह का विरोध भी कम देखने को मिलता है। श्रेणी क्रम में धारा के प्रवाह का विरोध भी ज्यादा देखने को मिलता है। एक कारण ये भी है समांतर क्रम में जोड़ने का। चलो, श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है? अब देखो, ये क्वेश्चन आप कर दोगे, अभी मैंने इतना आपको बताया है, इसमें अब ये कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां जुड़ गया ना। क्या कॉन्सेप्ट बना? श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा समान रहता है? जैसे मैंने मान लो 3-4 तार ले लिए, ये 4 तार ले लिए, है ना, ये 4 तार ले लिए, चारों तारों का प्रतिरोध अलग अलग है। एक का मैंने प्रतिरोध R1 मान लिया, एक का R2, एक का R3, एक का R4। R1, R2, R3 का मतलब कितना भी प्रतिरोध हो सकता है। मान लो इसका 100 ओम है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम को अपने ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है ओम का। मान लो इसका प्रतिरोध 200 ओम है ना, इसका प्रतिरोध 300 ओम है, इसका प्रतिरोध मान लो 400 ओम है। ठीक है, अब इनको मैंने किसी बैटरी से जोड़ा, और बैटरी से जोड़ा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ये जो परिपथ बन गया है ना, ये कैसा परिपथ है? श्रेणी क्रम का परिपथ है। श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है? धारा का मान समान रहता है, यानी 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 400 ओम, चारों में विद्युत धारा एक जैसी प्रवाहित होगी, है ना, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन सभी प्रतिरोध में, यानी सभी तार में, सभी चालक में विभवांतर, विभव का अंतर, जिसे अपने वोल्टेज बोलते हैं, वो क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। क्या रहेगा? भिन्न रहेगा। तो श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है? धारा का मान समान रहता है। यही अगर यहाँ पे समांतर क्रम लिखा हुआ आ जाता तो आप आंसर क्या करते? विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान। समांतर क्रम में विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर समान रहता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। समांतर क्रम में धारा बंट जाती है, जबकि श्रेणी क्रम में विभवांतर बंट जाता है। बैठी बात दिमाग में? चलो देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती है। देखो, आवर्ती जिसे अपने इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है वाइब्रेशन पर सेकंड। वाइब्रेशन पर सेकंड, इसका सिंपल सा मतलब है कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड, यानी जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगा ना, वह उसकी क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाएगी। वैसे ही अपने घर में जो करंट आ रही है उसे एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। उस प्रत्यावर्ती धारा की जो आवर्ती होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी वो 1 सेकंड में 50 बार कंपन करती है। ठीक है, कंपन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। इसी कंपन पर सेकंड को अपने ने बाद में क्या बोला? हर्ट्ज बोला। हर्ट्ज क्यों कहा? क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उसको सम्मान देने के लिए अपने ने क्या है, मात्रक ही उसके नाम पर रख दिया, जिसका नाम क्या था? हर्ट्ज था। ठीक है, तो अपने घर में जो करंट आ रही है ना, वो कितनी है? वो 220 वोल्ट की है, और उसकी आवर्ती कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है ना, 50 हर्ट्ज होती है। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यही अगर अपने को यूएसए का पूछ ले, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पूछ ले, तो वहां पर जो करंट आ रही है वो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की होती है, 60 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, लेकिन पूछेगा इंडिया का ही, क्योंकि अपने इंडिया में रहते हैं, जॉब भी इंडिया में ही लगेगी, इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भारत में करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर समझते हो दोस्तों? आपने गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर देख रखा होगा, बिल्कुल। एक ट्रांसफार्मर आप डेली लेके घूमते हो,
आपके पास में भी होता है वो, उसका नाम है चार्जर। मोबाइल चार्ज करने के लिए जो आप चार्जर यूज करते हो ना, वो भी अपने आप में एक छोटा ट्रांसफॉर्मर है। कैसा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर है। समझ में आई बात? ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज यानी विभवांतर का रेगुलेशन करना। रेगुलेशन बोले तो नियमन करना, नियमन बोले तो उसको कंट्रोल करना। जैसे घर में गैस सिलेंडर है, उसमें रेगुलेटर होता है ना, वैसे ट्रांसफार्मर रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। समझ में आई बात? ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, जिसे अपने उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। एक होता है स्टेप डाउन, जिसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से। ये क्या करता है स्टेप डाउन? ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और स्टेप अप क्या करता है? ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। और ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ट्रांसफॉर्मर आधारित होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। जब किसी चुंबक से, अब ऐसे समझो, देखो ये मान लो एक कोई कोइल है, कोई कुंडली है, इससे संबंधित एक चुंबक लिया मैंने। चुंबक से क्या निकलेगी? चुंबकीय बल रेखाएं, जिनको अपने मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं, विद्युत फ्लक्स। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस चुंबक में धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इसके बारे में अपने को जानकारी दी थी फेराडे ने। ठीक है, इसे अपने क्या बोलते हैं? इसे अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सॉरी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तो अपने को ओरस्टेड ने बताया था, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी ये कुंडली स्थिर है, मैं चुंबक को इसमें आगे पीछे ले जाऊंगा ना, तो इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसकी जानकारी फेराडे ने दी थी। ठीक है, अब मैं अगर इस चुंबक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करूं और पास में ही एक कुंडली और रखी हो और इसके अंदर धारा उत्पन्न हो गई, तो इस प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अपने अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है, एक स्व प्रेरण होता है जिसे, और एक होता है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, एक तो स्व प्रेरण होता है, एक अन्योन्य प्रेरण होता है। जब किसी एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उसी में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, तो इसे स्व प्रेरण बोलते हैं। जब किसी एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो और उसके पास में रखी कुंडली में भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए, तो इसे अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि जबकि जनरेटर, डायनेमो, ये स्व प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इस घटना को अपने बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जानकारी फेराडे ने दी थी। किसने दी थी? फेराडे ने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर देना होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तब अपने को आंसर फेराडे करना था। क्या आंसर करना था? फेराडे करना था। समझ में आई कहानी? चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर की धारा की वोल्टता को बदलता है। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी पर, पृष्ठ धारा पर काम नहीं करेगा। ये किस धारा की वोल्टता को बदलता है? प्रत्यावर्ती धारा, एसी।
ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी पर काम करता है। चले आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जनित्र जिसे अपने बोलते हैं जनरेटर, है ना, जनरेटर की कुंडली को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, जनरेटर की जो कोइल होती है, कुंडली होती है, उसे आर्मेचर के नाम से जाना जाता है। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी किस पर? स्व प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्लेमिंग। विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है, राइट हैंड रूल पर बेस्ड है। जबकि इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, विद्युत मोटर की बात करें तो ठीक है। और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। चलो, तो जनरेटर की अपने को, जनित्र की अपने को कोइल पूछिए तो कोइल को अपने आर्मेचर भी कहते हैं। वह साधन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो मोटर हो गई। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आप मोटर को दे क्या रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट, और बदले में वो क्या कर रहा है? नीचे जो पानी है, मान लो आपके घर में वाटर टैंक है जिसे आप कुंडी कहते हो, वहां पर एक इलेक्ट्रिक मोटर आपने लगा रखी है। वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी? उस वाटर टैंक में उपस्थित पानी को ऊपर वाली टंकी में भेज देगी, यानी पानी को पंप करने का वो काम कर रही है इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। ऐसे कार्य को अपने यांत्रिक कार्य बोलते हैं, है ना, ऐसे कार्य को यांत्रिक कार्य बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चलो, तो यहां पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली कौन है? इलेक्ट्रिक मोटर है। इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, ऐसी कौन सी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो अपने को आंसर देना होता है डायनेमो जनित्र। जनरेटर, जनित्र, जनरेटर और डायनेमो, डायनेमो ये जो होते हैं ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इनके अंदर पावरफुल मैग्नेट्स होती है, यांत्रिक कार्य होता है, वही यांत्रिक कार्य इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलो, और जनित्र किस पर आधारित है? स्व प्रेरण पर आधारित है। और फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है? राइट हैंड रूल। का तंतु किसका बना होता है? देखो, पुराने जमाने में इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे, उस इलेक्ट्रिक बल्ब में, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती थी? बताओ दोस्तों। उस इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस होती थी वो होती थी ऑर्गन प्लस नाइट्रोजन। ऑर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा जाता था, ऑर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी। और उस बल्ब में जो फिलामेंट बना होता था, जो तंतु बनाता था, वो किसका बना होता था? वो बना होता था टंगस्टन का। टंगस्टन जिसका सिंबल क्या होता है? डब्लू। टंगस्टन सबसे कठोर धातु होती है, सबसे कठोर धातु होती है। और जलते हुए बल्ब का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है ना। जलते हुए बल्ब का तापमान बहुत ज्यादा होता है ना। तो अपने को जो तंतु है वो उस तापमान को सहन करने वाला तंतु चाहिए। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना, धातुओं में किसी का गलनांक अगर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना, वो तो वो टंगस्टन होती है, जिसका जो गलनांक है वो कितना होता है? इसका गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है ना। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, माइके का नहीं बना होता है, नाइक्रोम का नहीं बना होता है, ग्रेफाइट का नहीं बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु होती है ना, सबसे कठोर धातु होती है। ठीक है, जिसका गलनांक कितना है? 3422 डिग्री सेल्सियस। चलो, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं। ट्यूबलाइट के स्टार्टर में प्रयुक्त गैस है। देखो, ट्यूबलाइट जिसे अपने फ्लोरोसेंट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपने ट्यूबलाइट कहते हैं। आजकल तो देखो एलईडी यूज करते हैं, पहले अपने ट्यूबलाइट यूज करते थे जो कि 40 वोल्ट की होती थी, है ना, उसकी अपने बात कर रहे हैं। अब तो 18 वोल्ट की होती है ये बड़ी वाली ट्यूबलाइट, जिसे अपने एलईडी कह देते हैं। तो वो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, जिसे अपने हिंदी में बोलते थे प्रतिदीप्ति नलिका, इसको क्या बोलते थे? प्रतिदीप्ति नलिका कहते थे।
ये जो ट्यूबलाइट है ना, इसके अंदर क्या भरी जाती थी? इसके अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती थी और एचजी जिसे मरकरी बोलते हैं, जिसे पारा बोलते हैं, इसकी वाष्प भरी जाती थी। तो ट्यूबलाइट के अंदर ऑर्गन और मरकरी की क्या भरी जाती थी? वाष्प भरी जाती थी। तो ट्यूबलाइट में अपने कौन सी गैस यूज करते थे? मरकरी भी यूज करते थे, ऑर्गन भी यूज करते थे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो आंसर है स्टार्टर के रूप में, तो आंसर देना होता है मरकरी। ऑर्गन देखो बल्ब में भी है, ऑर्गन ट्यूबलाइट में भी है, ठीक है ना। बल्ब में ऑर्गन के साथ में क्या भरते हैं? नाइट्रोजन। इसमें क्या भरते हैं? मरकरी। तो स्टार्टर के रूप में जो है वो यहाँ पर आंसर देना होगा मरकरी, ठीक है। चलो, हीटर का तापन तंतु किसका बना होता है? जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका तापन तंतु एक मिश्र धातु का बना होता है। उस मिश्र धातु का नाम होता है नाइक्रोम। अच्छा, नाइक्रोम किन किन धातुओं से मिलकर बना है? इसके अंदर निकल होता है, इसके अंदर क्रोमियम होता है, ठीक है। और क्या होता है? इसके अंदर मैग्नीज होता है। और क्या होता है? इसके अंदर आयरन होता है, लोहा होता है। सर्वाधिक मात्रा में तो इसमें निकल ही पाया जाता है, कितना? 75 से 78%, है ना। फिर अपने कुछ मात्रा में इसमें क्या मिला देते हैं? क्रोमियम मिला देते हैं, है ना। लगभग 20 से 23% इसमें क्रोमियम मिला देते हैं, है ना। लगभग 1.5% इसमें क्या होता है? मैग्नीज होता है। और बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में क्या मिला हुआ होता है? लोहा मिलाया जाता है। तो परसेंटेज याद रखने की कोई वैसे जरूरत नहीं होती है। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये सब मिलकर जिस मिश्र धातु, जिस एलोय का निर्माण करते हैं, ये क्या है? ये एक एलोय है, मिश्र धातु है। उस मिश्र धातु को अपने बोलते हैं नाइक्रोम। और नाइक्रोम का यूज, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इनमें किया जाता है। और नाइक्रोम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जूल के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है ना। ये जो है, ये जूल के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। तार, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें से ऊष्मा निकलेगी, है ना। जूल के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर नाइक्रोम आधारित है, इस पर इलेक्ट्रिक प्रेस आधारित है, आपके विद्युत हीटर आधारित है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नाइक्रोम। चलो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? दोस्तों, अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, जो अपने को ये बताता है कि कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च हो चुकी है, उस यूनिट को ही हम किलोवाट आवर के नाम से जानते हैं। किलोवाट आवर, जिसे शॉर्ट में KWH के नाम से जानते हैं, और इसी को आप क्या बोल देते हो? यूनिट के देते हो, है ना। ये किसका मात्रक होता है? ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक होता है ना। और 1 किलोवाट आवर यानी जो एक यूनिट होती है वो कितने जूल के बराबर होती है? तो 3.6 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है। कितने जूल के बराबर होती है? 3.6 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी तो होता है। किलोवाट आवर, यूनिट, जूल, ये सब ऊर्जा के मात्रक है। लेकिन ये किलोवाट आवर किस ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा के कई रूप होते हैं। तो ये जिस ऊर्जा का मात्रक है उस ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है? 3.6 10 की घात 6 जूल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बैठी बात दिमाग में? समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। 100 वाट का एक पंखा रोजाना 10 घंटे काम में आता है, तो 30 दिन में विद्युत खर्च कितना होगा? ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि जनरल कंपटीशन में काफी बार पूछा गया है। एक्चुअल में ये आपसे यूनिट निकालना पूछ रहा है, यानी किलोवाट आवर निकालना पूछ रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना पूछ रहा है। यानी ये जो आप पंखा चला रहे हो इतना, तो इस पंखे के कारण कितने यूनिट आपके बिजली के बिल में जुड़ के आए हैं, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो गई है, ये पूछ रहा है। तो देखो, यूनिट निकालने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र आप हमेशा ध्यान में रखना। वो सूत्र है वॉट इंटू आवर बट्टा 1000। क्या है? वाट इंटू घंटा बट्टा 1000। ये फॉर्मूला है किसका? यूनिट का, यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। तो देखो, जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, रोज 10 घंटे जलता है, तो 30 दिन में कितने घंटे जल जाएगा बताओ? एक दिन में 10 घंटे जल रहा है तो 30 दिन में 300 घंटे। और नीचे किसका भाग देना है? 1000 का भाग देना है। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गए,
तो कितना आ गया 30। तो बल्ब के कारण कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, तो आंसर क्या देना होता है 30 यूनिट। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 30 यूनिट आ गया। पहली बात दिमाग में, यहां तक कहानी समझ में आई। चलो, शक्ति किसका मात्रक है? देखो, हॉर्स पावर जो होता है, हॉर्स पावर जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति, जिसे अपने पावर कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने सुन रखा होगा कि शक्ति का मात्रक वोट भी होता है। ठीक है, वोट भी होता है। अब शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर भी होता है, जिसे आपने शॉर्ट में एचपी के नाम से जानते हैं। और एक हॉर्स पावर जो होता है ना, वो 746 वोट के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 746 वोट। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल लगता है ना, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो विद्युत मोटर, वो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, वो हॉर्स पावर में होती है। अपने कहते हैं ना, घर पे आधे हॉर्स पावर की मोटर है, खेतों में इतने हॉर्स पावर की मोटर है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वोट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हॉर्स पावर किसका मात्रक हो गया? शक्ति का। और कौन सी शक्ति हो गई? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर हो गई। बैठी बात दिमाग में? तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वोट भी होती है। 60 वाट का 60 वाट व 220 वोल्ट के बल्ब में पर्याप्त धारा। देखो, विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है? वो है विभवांतर, विभवांतर गुणा धारा। यानी विभवांतर को अगर धारा से गुणा कर दिया जाए, विभवांतर और धारा का मल्टीपल जो है, गुणनफल जो है, वो विद्युत शक्ति कहलाता है। पावर जो होता है वो वोल्ट इंटू करंट होता है। तो P बराबर वी आई, ये किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का है। विद्युत शक्ति का विद्युत शक्ति को शो कर रहा है। यानी विभवांतर को अगर आप धारा से गुणा कर दो ना, तो क्या प्राप्त होगा आपको? विद्युत शक्ति प्राप्त होगी। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर। तो विद्युत शक्ति का मात्रक एक तो होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, और एक मात्रक क्या होता है? इसी को अपने बोल देते हैं वाट। तो अब देखो, जो फॉर्मूला दिया है उस पर वैल्यू पुट करो, है ना। P बराबर V गुणा आई है ना। कितने वोल्ट है? 240 वोल्ट। ठीक है, और कितने वाट है? 60 वाट। और अपने को निकालनी क्या है? विद्युत धारा निकालनी है। निकालनी है ना। तो कितनी आएगी विद्युत धारा? बताओ कितनी आएगी विद्युत धारा। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं विद्युत धारा निकालूं, यहाँ पे भाई अपने को वोल्टेज दे रखा है, विद्युत शक्ति दे रखी है, धारा पूछा है, तो निकालो। 60 बट्टा 240 कितना आया? 6 कम 6, 6 चौक 24, 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? बी। कितना आ गया? 0.25 एम्पियर। समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन है। जब विभवांतर को धारा से गुणा कर देते हैं, तो विभवांतर और धारा का गुणनफल विद्युत शक्ति कहलाता है, जिसका मात्रक वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, जिसका एक अन्य मात्रक भी होता है वाट। तो अपने को वाट दे रखा है और वोल्ट दे रखा है, यानी विद्युत शक्ति दे रखी है और विभवांतर दे रखा है, तो अपने धारा निकाल सकते हैं P बराबर वी आई के फॉर्मूले से। चलो, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है धारा बदलने में? नहीं, ये अभी अपने ने अच्छे से समझा था। धारिता बदलने में? कैपेसिटेंस? नहीं। आवर्ती बदलने में? नहीं। विभव बदलने में। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन, उच्चाई व अपचाई ट्रांसफार्मर। चलो, और ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नरम लोहे की बनी होती है, और ट्रांसफार्मर हमेशा किस पर काम करता है? एसी पर, प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। ये कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन बन के आती है, इस कारण मैं बार बार इनका यूज कर रहा हूं। विद्युत इस्त्री में हैंडल किसका बना होता है? देखो, विद्युत इस्त्री में हैंडल एक बहुलक का, एक पॉलीमर का बना होता है। उस पॉलीमर का नाम होता है बेकेलाइट, याद रखना। विद्युत इस्त्री का हैंडल हो गया, आपके कुकर का हैंडल हो गया, है ना,
कुछ सस्ते टीवी होते हैं, रेडियो होते हैं, उनका कैबिनेट बनाने में एक 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 प्लास्टिक का यूज किया जाता है, एक बहुलक का यूज किया जाता है। एक प्लास्टिक, उस प्लास्टिक का नाम क्या है? बेकेलाइट। तो विद्युत इस्त्री का जो हैंडल है जिस प्लास्टिक का बना होता है उस प्लास्टिक का नाम क्या है? बेकेलाइट है। याद रहेगा, है ना? लकड़ी का नहीं है, सिलिका का नहीं है, एवोनाइट का नहीं है, किसका है? बेकेलाइट का है। ठीक है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, जब फिनोल व फोम एल्डिहाइड की क्रिया आपस में करवाते हैं तो बेकेलेट नाम का प्लास्टिक प्राप्त होता है। और यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक है ना? देखो, फिनोल और फोम एल्डिहाइड की क्रिया आपस में करवाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ये बेकेलाइट प्राप्त होगा। तो केमिस्ट्री में ये रिएक्शन भी याद करने की सलाह दी जाती है। ये एक प्लास्टिक है जिसका नाम क्या है? बेकेलाइट। आप ध्यान रखना, कुकर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इनके हैंडल जो होते हैं जिस कठोर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं उस प्लास्टिक का नाम बेकेलाइट है। फ्यूज किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर जो फ्यूज वायर है उसकी बात हो रही है। वो फ्यूज वायर, फ्यूज तार किसका बना है? तो फ्यूज तार जो होता है सीसा और टिन का बना होता है। ये किसका सिंबल है? पीबी, लेड का सिंबल है। लेड जिसे अपने क्या बोलते हैं? सीसा कहते हैं। एसएन किसका सिंबल है? एसएन टिन का सिंबल होता है, टिन का सिंबल होता है ना? तो फ्यूज वायर जो होता है वो सीसा और टिन का बना होता है। शीशे की परसेंटेज कितनी होती है? ध्यान रखना है, 37%। और टिन की कितनी होती है? 63% होती है। भूल जाओ तो ऐसे ध्यान रखो, कहीं पे फ्यूज वायर, फ्यूज तार उड़ गया है और जैसे ही फ्यूज तार उड़ा किसी ने क्या बजाई? सीटी बजाई। सीटी बजाते ही उस सामने वाले ने वापस फ्यूज चेंज कर दिया। तो फ्यूज उड़ा, सीटी बजाई, फ्यूज तार चेंज कर दिया गया। तो सीटी से क्या याद रखोगे? सीसा और टिन। सीसा और टिन। सीसा कितना है? 37%। स से 37, स से सीसा हो गया। और टिन कितना हो गया? 63%। याद रहेगी फ्यूज वायर से संबंधित इतनी बातें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में भरा होता है। आपके घरों में इन्वर्टर जब लगाया जाता है तो उसके पास में बैटरी होती है। बाइक में, कार में, ट्रक में जो बैटरी होती है उस बैटरी का नाम क्या है? उसे अपने बोलते हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल। उसे अपने लेड एक्यूमुलेटर सेल के नाम से जानते हैं। उसे सीसा संचायक सेल कहते हैं। सीसा संचायक, उसे सीसा संचायक सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उसके अंदर जो भरा हुआ होता है ना, वो भरा हुआ आता है H2SO4। और उसके अंदर जो प्लेट्स बनी होती है, प्लेट्स, ऐसे प्लेट्स लगी हुई होती है, वो प्लेट्स किसकी बनी होती है? वो पीबी की बनी होती है। पीबी जिसे अपने लेड बोलते हैं, जिसे अपने सीसा कहते हैं। और सीसा सबसे बुरा चालक होता है, ये बात अपने ने देखी थी। तो इसके अंदर जो प्लेट होती है वो शीशे की होती है और अंदर जो विद्युत अपघट्य है, जो विद्युत धारा के चालन करेगा, वो क्या होता है? H2SO4, जिसे अपने सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये भरा हुआ होता है बैटरी में। तो यहां पर आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। बैठी बात दिमाग में। दो बातें ध्यान रखना, बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि उसके अंदर किस धातु की प्लेट बनी होती है, तो लेड सीसा आंसर देना होता है। चलो, निम्न में बेमेल को छानिए, मिसमैच कौन सा हो रहा है बताओ? आप ही आंसर दो। अब देखो, मैं नहीं दूंगा, ये सारा मैंने अब आपको पढ़ा रखा है, अभी पढ़ाया है इसी लेक्चर में, सारी बातें बताइए। बताओ, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। सबसे पहला क्वेश्चन था। ये बेमेल है क्या, मिसमैच है क्या? नहीं, तो ये तो कट गया। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बेमेल है क्या, मिसमैच है क्या? नहीं, तो ये भी कट गया। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बिल्कुल सही है। ये मिसमैच है क्या? नहीं है, तो ये भी कट गया। प्रतिरोध का मात्रक महो है क्या? नहीं, महो किसका मात्रक होता है? महो चालकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या है? ओम। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हुआ? डी। ये मिसमैच है, ये बेमेल है। तो आंसर क्या लेंगे अपने? डी लेंगे। चलो, 45 नंबर क्वेश्चन। आकाशीय बिजली से, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, है ना? स्लाइड नंबर 45 है, तो मैंने बोला 45, वैसे 45 नहीं है ये। आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए काम में लेते हैं, बताओ क्या लेते हैं? देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उसके आप एंड पॉइंट पे चले जाओ तो आपको एक धातु का ऐसे एक रोड मिलेगी,
है ना। वो रोड जो बनी होती है वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसे लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, तड़ित चालक बोलते हैं। क्या बोला जाता है? लाइटनिंग कंडक्टर बोला जाता है। यहाँ लाइट कंडक्टर लिखा हुआ है, पूरा नाम क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक जिसे अपने कहा जाता है। ये तड़ित चालक क्या करता है? जब कभी आकाश से बिजली गिरती है तो उस बिजली को ये धरती के अंदर भेज देता है ना। एक चालक यूज किया जाता है जिसका एक सिरा तो खुला छोड़ दिया जाता है हवा में, जो कि ऊपर ही ऊपर रखते हैं, और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और एक तार जो होता है वो कहाँ? धरती के अंदर। जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ऊपर ही ऊपर तो अपने ने ये कॉपर और एल्यूमिनियम का बना हुआ तार लगा दिया, और इसी को कनेक्ट करते हुए एक अंदर कहाँ डला दिया? धरती में। जब कभी भी आकाश से बिजली गिरेगी, वो बिजली इसमें से होते हुए अर्थ में चली जाएगी, तो ये बिल्डिंग क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। ऐसे चालक को अपने तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। तो आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए काम में लेते हैं अपने बिल्डिंग में और में घरों में, उसे लाइट कंडक्टर या लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? तड़ित चालक कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? देखो ये एक खोखला गोला है, इसको मैंने चार्ज कर दिया, आवेशित कर दिया। अब ये जो आवेशित खोखला गोला है ना, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता है। जैसे मान लो दोस्तों, आप किसी कार में जा रहे हो और तेज बिजली गिर रही है, तो आप कार के अंदर चले जाओ और उसके कांच वांच, खिड़कियां विड़कियां सारी बंद कर दो। अब वो कार है ना, वो एक आवेशित खोखले गोले की तरह काम कर रही है। बिजली कार पे गिरेगी ना, तो वो आवेश कार की सतह सतह पर रह जाएगा, अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, अंदर जो भी व्यक्ति होगा वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो ध्यान रखना, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर जो आवेश होता है ना, वो हमेशा 0 होता है। समझ में आई बात? तो आंसर क्या देना होता है यहाँ पे? 0। चलो, निम्न में वोल्ट है। देखो, वोल्ट जिसे अपने विभव बोलते हैं, विभव की परिभाषा क्या होती है? विभव की परिभाषा होती है कार्य बटा आवेश, है ना, वर्क अपॉन चार्ज। विभव जिसे अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं, पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, उसकी जो मात्रक होता है वो होता है, उसकी जो परिभाषा है वो है कार्य वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, इसको देखो सिंपल सा समझते हैं। ये कोई आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु के चारों तरफ एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अपने बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र में मेरे को बहुत दूर से किसी आवेश को लेके आना है, तो उस आवेश को लेके आने में किया गया जो कार्य होगा ना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विद्युत विभव पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। विद्युत विभव पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश होता है। एक मिनट इसको रोको। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव है। तो विद्युत विभव का देखो वर्क अपॉन चार्ज। कार्य का मात्रक क्या होता है बताओ? कार्य का मात्रक हो गया जूल, और आवेश का मात्रक क्या हो गया? कुलाम। कहीं पे जूल बट्टा कुलाम लिखा हुआ है क्या? जूल बट्टा कुलाम, बी आंसर हो गया। समझ में आई बात? और इसी को बाद में अपने क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। तो विभव का मात्रक वोल्ट हो गया, है ना। और विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, जिसे अपने वोल्टेज कह देते हैं। ठीक है, चलो। वह नियम जो धारा की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है, उस नियम को अपने लेंज का नियम कहते हैं। ओम का नियम बोलते हैं। ओम ने तो क्या कहा था? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, बस तापमान स्थिर रहना चाहिए। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था कि जब किसी कुंडलित से संबद्ध विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडलित में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये फेराडे का नियम था। लेंज है, लेंज ने देखो क्या बात बताई थी कि मान लो कहीं पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। लेंज ने क्या बात बताई थी कि मान लो कहीं पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बदलाव किया जाए, कुछ चेंजिंग की जाए, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी
वो प्रेरित धारा, वो जो इंड्यूस्ड करंट है, वो प्रेरित धारा इस बदलाव का हमेशा क्या करेगी? विरोध करेगी। यही लेंज का नियम है ना? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा उस बदलाव का, उस परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है। यही लेंज का नियम है। तो धारा की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करने वाला नियम कौन सा हो गया? लेंज का नियम हो गया। समझ में आई बात? याद रह जाएगी। चलो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। अगर यहीं पे प्रोटॉन पूछ लेते तो ए आंसर करते, अपने को इलेक्ट्रॉन पूछा है तो -1.6 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस की गलती हो जाती है। प्रोटॉन का पूछते तो प्लस, इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो माइनस। चलो, ये क्वेश्चन देखो, तो प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? सभी प्रतिरोध को आपस में जोड़ दो, तो कितना आया कुल प्रतिरोध? 4.5 ओम। ठीक है, तथा समांतर क्रम में, संयोजन में कुल प्रतिरोध, समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? इनको ऐसे कर दो, है ना? तो 1/1 बराबर 1 ओम आ गया। अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 बटा R1 R2 बराबर 1 ओम, है ना? तो अब इसको सोल्व कर लो आप। ये सोल्व करके मान करके करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाता है। देखो, इसका एक तरीका बताता हूं। अपने को एक बात पता है, यहां से देखो एक बात निकल के आई है, R1 प्लस R2 बराबर R1 R2। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं कौन से दो ऑप्शन रखूं कि ये 4.5 ओम आ जाए? ये ऑप्शन रखूं, देखो 1.5 और 3 ओम दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है बताओ? 4.5 ओम आ रहा है। ठीक है, R1 प्लस R2 भी 4.5 ओम है, और R1 R2 की गुणा भी कितनी है बताओ? 4.5 ओम आ रही है। अब इन दोनों को आपस में मैं गुणा भी करूंगा, 1.5 को 3 से गुणा करूंगा तो 1.5, 15 तिया कितने होते हैं? 45। तो 1.5 इंटू 3 कितने हो गए? 4.5 हो गए। तो ये, तो ऑप्शन से देखो ये क्वेश्चन हो रहा है, 1.5 और 3 को आपस में जोड़ा तो भी 4.5 आ रहा है, और 1.5 और 3 को आपस में गुणा किया तो भी 4.5 आ रहा है। श्रेणी क्रम में इस फॉर्मूले से अपने प्रतिरोध निकालते हैं और समांतर क्रम में इस फॉर्मूले से। तो इसको सोल्व किया तो ये 1 ओम आया, तो इनको आपस में तिरछी गुणा की तो अपने को पता चला R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया? R1 इंटू R2 के हो गया। तो ऑप्शन रखने से अपना आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना, इनमें आप इक्वेशन बना के वैल्यू पुट करके करोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा चला जाएगा, है ना? इतना समय अपने को खराब नहीं करना है वहां पे। चलो, फ्यूज तार के पास होना चाहिए। देखो, एक फ्यूज तार है ना, उसका प्रतिरोध हमेशा उच्च होना चाहिए और गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, वो उतना ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और गलनांक कम होगा तो वो टूट जाएगा, जिसके कारण हाई वोल्टेज की करंट आगे नहीं जा पाएगी। तो एक फ्यूज तार की क्या खासियत होती है कि उसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। ये होती है बात, है ना? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक गलत है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक गलत है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक गलत है। एक फ्यूज तार की यह खासियत होनी चाहिए कि उसका प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और उसका गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो निम्न होना चाहिए। फ्यूज तार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है ना? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है ना? तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रखा है। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे ना तो उसकी चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोध कम होगा। लेकिन चालक जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता कम होती है। तो अगर आप चालक का ताप बढ़ाओगे ना तो उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि विद्युत चालकता घटेगी। यही आंसर है।
और यही क्वेश्चन अर्धचालक के लिए पूछ लेते तो ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध कम होता है और चालकता क्या होती है, बढ़ती है। जबकि चालक जो कंडक्टर होते हैं, धातुएं होती हैं, उनका अगर आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता क्या होगी, घट जाएगी। हो गया क्वेश्चन। चलो, यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध अलग होगा, तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। देखो, बल्ब किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं, बल्ब की शक्ति कैसे निकाली जाती है, P बराबर वी आई, है ना। अब देखो, V बराबर आई आर होता है, ये एक ओम का नियम है, ओम का फॉर्मूला है, V बराबर आई आर। ओम ने क्या कहा था, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे अपने प्रतिरोध बोलेंगे, है ना। तो यहाँ I की जगह में क्या लिख सकता हूँ, I की जगह में क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन आर लिख सकता हूँ क्या, ये I अकेला छोड़ूंगा तो I की जगह में क्या लिखूं बताओ, I की जगह मैंने लिख दिया V अपॉन आर। ये फॉर्मूला क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो, दो बल्ब लगे हुए हैं, घरों में बल्ब हो गए, ये किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में विभवांतर तो समान रहता है, तो दोनों बल्ब में विभवांतर का मान समान होगा। अब दोनों बल्ब किस पर निर्भर करेंगे बताओ, किस पर निर्भर करेंगे, प्रतिरोध पर, है ना। जिस बल्ब की, है ना, विद्युत शक्ति जितना ज्यादा होगी उस बल्ब का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जिसकी विद्युत शक्ति जितनी कम होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो किस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है, 150 वाट का या 60 वाट का, 60 वाट का, क्योंकि विद्युत शक्ति और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टे हो गए। ये यहाँ पर ये क्यों सेट किया, क्योंकि घरों में जो होता है वो विभवांतर हमेशा समान होता है और समांतर क्रम में जो शक्ति होती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो प्रतिरोध जो है वो शक्ति के हमेशा व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसकी विद्युत शक्ति कम है तो इस बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक है। 150 वाट की इसकी तुलना में शक्ति ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, तो आंसर क्या देना होगा, 60 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। बैठी बात दिमाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने बताया था। देखो सुनना, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ओरेस्टेड। उसने क्या कहा, जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उस चालक के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। और ये किसने बताया था, ओरेस्टेड ने। जबकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जानकारी किसने दी थी, तब अपने को आंसर देना होता है फेराडे ने। फेराडे ने क्या कहा था, किसी कुंडली से संबंधित विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तो ओरेस्टेड ने दिया था, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया था, वो बताया था फेराडे ने, है ना। अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोल देता तो अपने को आंसर फेराडे देना होता। बैठी बात दिमाग में। चलो, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखो, आवेश को इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, एनई, है ना। आवेश से एक कूलाम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का शो करता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 10 की घात -19 कूलाम। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा ना तो इसको करवाएगा जरूर। और इसको हमेशा याद करने की सलाह दी जाती है कि किसी चालक में अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 10 की घात 18, ये 10 की घात 18 है ना। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। समझ में आई बात। चलो, समझ में आया ये क्वेश्चन। एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले। चलो, रेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है। देखो दोस्तों, 3 तार याद रखना, एक लाल, है ना, एक हरा और एक काला। तो लाल रंग का तार होता है ना दोस्तों, वो लाइव वायर कहलाता है, लाइव वायर। हरे रंग का तार होता है ना, उससे ग्राउंड या अर्थ वायर के नाम से जानते हैं, ग्राउंड या अर्थ वायर के नाम से जानते हैं। और काले रंग का जो तार होता है ना वो होता है न्यूट्रल,
कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो अपने को हरे रंग का तार बोला है तो भू तार बोला है ना, भू तार, भू तार, अर्थ वायर, या इसे अपने ग्राउंड वायर भी कह देते हैं, है ना। तो वो हरे रंग का तार हो गया, तो यहाँ पे हरा आंसर हो गया। अगर लाइव वायर पूछ लेता, लाइव वायर, तो आप आंसर लाल देते, और न्यूट्रल पूछते तो आप आंसर काला देते, है ना। न्यूट्रल में काला भी हो जाता है, सफेद भी हो जाता है। चलो अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, कितनी बार अभी मैंने इस लेक्चर में बताया है। कोइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन, बिल्कुल सही आंसर है। कोइल और चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष विद्युत धारा का स्थिति, गलत गलत गलत, पहला आंसर सही है। समझ में आई बात। एक कोई कोइल है और एक चुंबक है, उनके बीच में आपस में गति होगी, तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कोइल में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसी को तो अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। समझ में आई बात। देखो ये एक कोइल है ना, ये एक कोइल है और यह एक चुंबक है ना। या तो चुंबक को स्थिर रख के इस कोइल को चुंबक के पास दूर ले जाके जाओ, या फिर कोइल को स्थिर रखे चुंबक को इस कोइल के पास या दूर ले जाते जाओ, या दोनों को एक दूसरे के पास या दूर ले जाते जाओ, है ना। तो इनके चुंबकीय फ्लक्स के मान में, इस कोइल में चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी होगी। ऐसे ये जो फ्लक्स होगी, ये चुंबकीय फ्लक्स होगी ना, इन चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इनके मान में क्या होगे, परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चुंबक फ्लक्स के मान में है ना परिवर्तन होगा, इसी परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर ए होगा। कोइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। सापेक्ष मतलब रिलेटिव मोशन, एक दूसरे में रिलेटिव मोशन। पावर ट्रांसफार्मर कार्य प्रणाली, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, फैराडे का नियम। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और कौन से विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जानकारी किसने दी थी, फैराडे। तो यहाँ पर फैराडे आंसर करना होगा। इस स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प 18 वोल्ट बराबर, ये देखो, गुणा ओम। फॉर्मूला होता है V बराबर IR, ओम का नियम है ये, है ना। V कितना दे रखा है 18, I अपने को निकालना है, R कितना दे रखा है 3 ओम। तो मैं इस 3 को किससे गुणा करूं कि 18 आ जाएगा, 6 से गुणा करूं, बिल्कुल। लेकिन ये I है क्या, विद्युत धारा, तो यहाँ पर 6 सही है। अब 6 क्या है, मिली एम्पियर है, नहीं। जूल है, नहीं। वाट है, नहीं। 6 क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, मिली एम्पियर नहीं होता है। मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा 6, 6 भी क्या, एम्पियर। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया, है ना। ओम का नियम पूछ लिया और ऐसे घुमा के पूछ लिया अपने को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो अन्य बल्ब के साथ में क्या होगा, समांतर क्रम में धारा बंट जाती है, तो अन्य बल्ब भी जलते रहेंगे, वो फ्यूज नहीं होंगे। देखो, अन्य बल्ब का जलना बंद कर देते हैं, नहीं। कुछ बल्ब जलते हैं, कुछ नहीं जलते हैं, नहीं। कुछ बल्ब फट जाते हैं, नहीं। अन्य बल्ब जलते हैं, बिल्कुल। बल्ब को समांतर क्रम में रखा गया, एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो समांतर क्रम में धारा बंट जाती है ना, तो दूसरे बल्ब में धारा तो प्रवाहित हो रही है, तो वो जलते रहेंगे, वो फटेंगे नहीं, वो फ्यूज नहीं होंगे, वो जलने बंद नहीं होंगे, वो जलते रहेंगे कंटिन्यू। समझ में आई बात, क्योंकि समांतर क्रम में धारा बंट जाती है। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा ना, एक बार वापस से पढ़ लो, देखो। ठीक है, चलो। एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ हो जाता है। देखो, अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए ना, तो वो धारा के प्रवाह का विरोध करेगा ही नहीं। ऐसे पदार्थ को अपने अति चालक बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो पदार्थ अति चालक कब बन जाएगा, जब उसका प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रतिरोध का मान शून्य होगा। एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक, अति चालक बोले तो सुपर कंडक्टर की तरह काम कब करेगा, जब उसके प्रतिरोध का मान शून्य होगा। प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, नहीं। प्रतिरोध होगा, नहीं। प्रतिरोध ऋणात्मक होगा, नहीं। प्रतिरोध शून्य हो जाएगा ना, तो वो धारा के प्रवाह का विरोध करेगा ही नहीं। ऐसे चालक को अपने अति चालक बोलते हैं, सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। सॉरी,
विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वोल्टेज के कारण ही, विभवांतर के कारण ही धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत परिपथ में बैटरी इस कारण लगाई जाती है ताकि वोल्टेज उत्पन्न हो, और उस वोल्टेज यानी विभवांतर के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो? धारा। तो देखो, धारा उत्पन्न करने हेतु, इलेक्ट्रॉन उत्पादन हेतु, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, विभवांतर का मापन हेतु नहीं, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो उस बैटरी में धारा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ धारा उत्पन्न करने हेतु आंसर नहीं करना है कि बैटरी लगाई है तो वो बैटरी धारा दे रही है, नहीं। बैटरी जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है ना, इसका मतलब उस परिपथ में विभव का अंतर कितना है? 6 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब विभव का अंतर कितना है? 12 वोल्ट। और विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो बैटरी विभवांतर उत्पन्न करती है जिसके कारण विद्युत धारा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर सबसे सही आंसर विभवांतर उत्पन्न करने होता है। कॉमन सेंस नहीं लगाना है धारा उत्पन्न करने हेतु। इसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? बैटरी से जो धारा मिलती है वो डायरेक्ट करंट होती है, डीसी होती है। उसकी एक खासियत होती है, वो ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है, जबकि एसी जो होती है वो कम कंज्यूम होती है और ज्यादा लंबी दूरी तय कर पाती है। तो इस टाइप का कोई आंसर है? इनमें अधिक विद्युत ऊर्जा समाहित होती है, गलत। यह वोल्टेज के उतार चढ़ाव से मुक्त होती है, डीसी, गलत। इसकी उत्पादन लागत काफी कम आती है, गलत। खर्चा तो आएगा ही। न्यूनतम शक्ति 6 होने के साथ साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल। एसी जो होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। तभी तो देखो भारत में कौन सी करंट है घरों में जो आ रही है, वो एसी है। और बैटरी से जो अपने को मिल रही है वो कौन सी है? डीसी, जिसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डीसी की क्या खासियत होती है? उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, उसमें आवर्ती नहीं पाई जाती। एसी में आवर्ती पाई जाती है, तभी तो झटके लगते हैं। समझ में आई बात? इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है ना? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वे पदार्थ होते हैं, पैरामैग्नेटिक, जिसे हिंदी में अनुचुंबकीय भी बोलते हैं, अनुचुंबकीय भी कहते हैं, जो चुंबक की ओर है ना आकर्षित तो होंगे पर बहुत ही कम आकर्षित होंगे। जैसे पैरामैग्नेटिक पदार्थों की अपने बात करें तो है ना, मैग्नीशियम पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक पदार्थ होता है, ठीक है ना, क्रोमियम पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन? मैग्नीशियम। यहाँ पे कॉपर जो होता है ना वो डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक, जिसे प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, है ना। जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबक को पास में लगाएंगे तो चुंबक और उनके बीच में प्रतिकर्षण महसूस होगा। समझ में आई बात? है ना। तो कॉपर हो गया, आपके वायु हो गई, जल हो गया, ये सब क्या है? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना। सोना चांदी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, जबकि लोहा, निकल, कोबाल्ट ये लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है। शक्ति, प्रवाह, धारा और प्रतिरोध के बीच में संबंध क्या है? देखो, P बराबर वी आई होता है। अब कोई रिलेशन? धारा V बराबर क्या होता है दोस्तों? आई आर होता है। या आई का आई पड़ा है, आई और आई क्या हो गया? आई स्क्वायर आर हो गया। अब देखो, कोई फॉर्मूला है क्या? आई स्क्वायर आर। ये वोल्टेज क्यों हटाया? क्योंकि यहाँ वोल्टेज की कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है। देखो, ये 1 नहीं है, ये सारे आई है। ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है ना। तो V कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है, इस कारण V की जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया ओम के नियम वाला, V बराबर आई है, और इसको सोल्व किया तो क्या निकल के आ गया? ये निकल 1000 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत पदार्थ में 0.1 एम्पियर की धारा 25 सेकंड तक प्रवाहित करने में उसमें उत्पन्न। देखो, जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? हीट। इसे जूल का विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये जूल के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। और ये ऊष्मा जो निकलती है उसका फॉर्मूला ये दिया जाता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना। तो विद्युत धारा कितनी है? 0.1 है, उसका स्क्वायर कर दो। प्रतिरोध अपने को कितना दे रखा है? 1000 ओम दे रखा है। समय अपने को कितना दे रखा है? 25 सेकंड दे रखा है। तो अब इसको सोल्व करो। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 1000 इंटू 25, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, ये कटा, ये कटा, कितना आ गया?
250 जूल। कहीं पे 250 लिखा हुआ है, ये रहा, है ना। तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी जूल में? तो 250 जूल विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो अगर आपको चालक का प्रतिरोध पता है, विद्युत धारा का मान पता है, और वो विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा निकाल सकते हो। आप देखते हो ना, जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है, वो कितनी ऊष्मा निकल रही है। अगर ये तीनों आपको को पता है तो इस फॉर्मूले से अपने ऊष्मा निकाल सकते हैं। समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 4 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 20 कूलाम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो, अभी मैंने आपको एक विद्युत विभव की परिभाषा बताई थी। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा आवेश, यानी किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आई बात? अपने को क्या पूछ रहा है? 4 वोल्ट विद्युत विभव तो दे रखा है उसने, 4 वोल्ट के 4 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 20 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अपने को निकालना है। आवेश कितना है? 20 कूलाम है, तो कार्य कितना हो जाएगा बताओ? 20 × 4 बराबर 80 जूल हो जाएगा। तो कितना काम? 80 जूल। बताई थी ना अभी बात कि विद्युत क्षेत्र में, ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी बिंदु तक अपने किसी आवेश को लेके आ रहे हैं तो वो विभव है। और दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र में, नहीं, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, विभव का भी यही फॉर्मूला है। तो कार्य निकल गया इससे कितना? 80 जूल। समझ में आई बात? चलो, देखो, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? देखो, इस क्वेश्चन को समझना। देखो, एक होती है एसी जो घरों में आ रही है, और जो बैटरी से मिलती है वो अपने को डीसी मिलती है। एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है ना, तो एक युक्ति होती है जिसका नाम होता है रेक्टिफायर, जिसे अपने दिष्टकारी बोलते हैं। दिष्टकारी जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। और डीसी को एसी में जो बदलने वाला होता है ना, वो होता है इन्वर्टर, है ना। इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब अपने को क्या पूछा गया है? एसी को डीसी में बदलने वाला कौन है? रेक्टिफायर है। और डीसी को एसी में पूछ लेता तो एक ऑप्शन उसको इन्वर्टर देना होता, उसको राइट करते। समझ में आई बात? चलो, सीएफएल का पूर्ण रूप है, सीएफएल आपको पता ही है। सीएफएल जिसे अपने क्या बोलते हैं बताओ? सीएफएल की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल बोलते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म पता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ये एलईडी की फुल फॉर्म होती है। सीएफएल की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन माना जाता है ये। क्यों पूछ लेते हैं? क्योंकि एलईडी से पहले अपने घर पे सीएफएल बल्ब होते थे, इस कारण ये पूछ लेते हैं कि वो जो सीएफएल बल्ब आप यूज करते हो उसकी फुल फॉर्म क्या है बताओ। एलईडी की भी पूछ सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होती है? P बराबर V × I है। ये कह रहा है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर दोनों को डबल कर दूं, ये लो डबल कर दो, दोनों को डबल कर दो, तो विद्युत शक्ति पहले के कंपैरिजन कितने गुना बढ़ गई? देखो, पहले विद्युत शक्ति कितनी थी? VI थी, उसके कंपैरिजन कितना गुना बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई। कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। सही बात है ना। पहले विद्युत शक्ति ये थी, अब विद्युत शक्ति क्या होगी बताओ? वो कह रहा है पहले के कंपैरिजन विद्युत विभवांतर दुगुना कर दो, धारा भी दुगुनी कर दो, तो 2 दूनी 4 VI हो गया। VI पहले वाली विद्युत शक्ति थी, उसके कंपैरिजन में अब वाली विद्युत शक्ति कितनी बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई। तो आंसर बी हो गया इसका, है ना। विद्युत शक्ति के बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस कारण मैंने विद्युत शक्ति के लगभग काम के सारे क्वेश्चन करवा दिए। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? पहले देखो, एक हेलोजन लैंप होता था जिसे सोडियम लैंप भी बोलते थे, है ना। उसके अंदर सोडियम
होता था, और तंतु जो होता था वो किसका होता था? टंगस्टन का। तो टंगस्टन एवं सोडियम का। ब्रोमीन नहीं है, आयोडीन नहीं है, मोलिब्डेनम, सोडियम नहीं है ना। फिलामेंट हमेशा टंगस्टन का होता है, टंगस्टन और सोडियम आंसर देना है। मोबाइल चार्जर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब अपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था पीछे कुछ क्वेश्चंस पहले, मैंने कहा था ट्रांसफार्मर भी एक प्रकार का चार्जर है ना। ट्रांसफार्मर, सॉरी, मोबाइल चार्जर भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये बात बताई थी मैंने आपको। तो मोबाइल चार्जर एक प्रकार का क्या है? ट्रांसफार्मर है। और कैसा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आई कहानी सिंपल सी? चलो, वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? ये अभी मैंने देखो विद्युत ऊर्जा निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, वाट इंटू घंटा। टोटल कितने घंटे जले? ये 15 घंटे। नीचे क्या लगाऊंगा मैं? 1000। 100 से 100, 0 से 0 कट गया, देखो 0 से 0 कट गया, तो 15/10 कितना आ गया? 1.5। तो 1.5 यूनिट विद्युत ऊर्जा क्या हो गई है? खर्च हो गई है। समझ में आई कहानी? तो ये वही है वाट इंटू आवर बट्टा 1000 वाला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत बार अभी कह रहा हूं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, बाएं हाथ का नियम होता है ना। एक साइंटिस्ट था फ्लेमिंग, उसने कहा था कि अगर किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा के प्रवाह की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा और लगने वाले विद्युत वाहक बल को अपने निकाल सकते हैं, है ना। तो ये दाएं हाथ का नियम है और बाएं हाथ का नियम है। ये जो अंगुली होती है ना, ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। ये वाली अंगुली जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अंगूठा जो होता है ना, वो हमेशा बल को प्रदर्शित करता है, फोर्स को प्रेजेंट करता है ना। ये दाएं हाथ का नियम हो गया, ये बाएं हाथ का नियम हो गया। और दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम पर कौन आधारित है, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कौन सी युक्ति आधारित है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, लेफ्ट हैंड के रूल पर कौन सी युक्ति आधारित है। ये थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो बताओ दोस्तों, विद्युत धारा का ये लेक्चर आपको कैसा लगा? काफी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में। इसको पढ़िए, आपके पास में जो भी नोट्स हैं उनको एक बार पढ़िए, फिर ये वीडियो वापस से एक बार और देखिए, आपको समझ में आएगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन की सीरीज आगे भी आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। महसी कॉम्पिटिटिव एकेडमी की तरफ से आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।